तो इससे पहले नमस्कार के साथ हम आगे बढ़ें, पहले देखते हैं वो स्टोरी जो हमें ये बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या, और उसके बाद फिर हम लौटेंगे डिबेट की तरफ। तो पहले देखिए स्टोरी। क्या दिग्विजय सिंह फिर से जमीन पर उतरकर नए सिरे से प्रदेश की सियासत में सक्रिय होने का संदेश दे रहे हैं? ये सवाल प्रदेश की सियासी फिजा में अचानक से गूंजने लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कहे जाने वाले मालवा निवाड़ में दिग्विजय सिंह फिर से सक्रिय हो रहे हैं। दिग्विजय दशहरे के दिन होने वाले शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही वो संगत में पंगत के तर्ज पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं को करीब से समझने वाले दिग्विजय सिंह के मोर्चा संभालने से उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा। साहब अपने आप में एक देश का चेहरा है। समाज के आने से, राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के आने से हम सबको गौरव में से बड़ी खुशी है। समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग बोले साहब आ रहे हैं तो हम सब लोग आएंगे। दिग्विजय सिंह राजनीतिक कदम आगे बढ़ाए और बीजेपी की तरफ से हमला न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीजेपी ने उनके कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही चौतरफा निशाने पर लिया। बीजेपी ने कहा कि दिग्विजय जीतू को चुनौती देने आ रहे हैं, तो साथ ही बेटे को स्थापित करने के लिए नए नए प्रयोग का आरोप भी मढ़ा। जब मैदान खाली पड़ा है तो उसका माइलेज लेने के लिए, अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए यात्रा है। ये कोई पंगत यात्रा, संगत यात्रा नहीं है, ये पुत्र स्थापित यात्रा है। मालवा निमाड़ पे भी वो समय समय पर इसीलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं जीतू पटवारी चूंकि इस क्षेत्र से आते हैं, उनको चुनौती दी जा सके। कमलनाथ जी के समर्थक है, उनको चुनौती दी जा सके, और कहीं ना कहीं उनके आने से एक अंतर्गत गुटबाजी कांग्रेस की बढ़ती है, इसलिए उनका दौरा होता है और वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं। दिग्विजय सिंह का संगत में पंगत का फॉर्मूला पहले भी कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुआ है। वर्तमान में कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। तो ये जानते हैं कि कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट किया जाता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि मालवा में दिग्विजय के आने से क्या फिर से होगा कांग्रेस का उदय? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मालवा में दिग्विजय होगा कांग्रेस का उदय। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये जानकारी हम देना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह जी ने जो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है वो गोविंद राम सक्सेरिया जो कॉलेज है गवर्नमेंट का, GSITS जिसको कहा जाता है, बड़ा मकबूल, बड़ा प्रसिद्ध वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। और इसीलिए दिग्विजय सिंह, आप उन दिनों को कभी भूल नहीं पाते हैं जो आपके कॉलेज के दिन होते हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो दिग्विजय सिंह जी का इंदौर और इंदौर के साथ मालवा से एक बड़ा गहरा लगाव। और दूसरी बात जो समझ में आती है कि भाई दिग्विजय सिंह अगर अभी भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता उनके साथ चलना पसंद करते हैं, तो क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है और क्यों होनी चाहिए दिक्कत? उनको मौके मिलने ही चाहिए, भले ही वो चुनाव हार चुके हों या उनके प्रशंसक और आलोचक ये मानते हों कि अब उनका एक तरह से औपचारिक विदाई का समय है। बंसल न्यूज़ के जो सुलगते सवाल हैं वो सुन लीजिए। क्या दिग्गी का मिशन मालवा कांग्रेस में नई जान फूंक पाएगा? दूसरा सवाल, क्या फिर से जमीन पर उतरकर दिग्विजय सियासी संदेश दे रहे हैं? और तीसरा सवाल, दिग्विजय सिंह पर बेटे को स्थापित करने के बीजेपी के आरोपों में कितना दम है? आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं शैलेंद्र पटेल जी, सीनियर कांग्रेस लीडर और पूर्व विधायक, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, सीनियर लीडर हैं, उनका स्वागत है। हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मालवा की राजनीति नहीं, मध्य प्रदेश और देश की राजनीति को बखूबी समझते हैं। हर्षवर्धन जी, दिग्विजय सिंह जी के अलावा विकल्प भी क्या है कांग्रेस के पास? इतना लंबा अनुभव, 10 साल के मुख्यमंत्री और राजनीति के हर मोड़ को, राजनीति की हर धारा को मध्य प्रदेश की वो बखूबी समझते हैं। इसीलिए बार बार तथाकथित रूप से खारिज किए जाने के बाद भी दिग्विजय सिंह फिर लाइमलाइट में आते हैं।
चाहे वो चुनाव लड़ने की बात हो, राज्यसभा भेजे जाने की बात हो, तमाम बिंदु हों, इस बार तो विधानसभा चुनाव की भी बात हो, तमाम बिंदुओं में दिग्विजय सिंह जी बार बार उभर कर सामने आते हैं। कैसे देखते हैं आप जी? देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के नब्ज को समझते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव बहुत पुराना है। वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि हमारी शटर अब बंद हो गई, यानी कि टिकट मांगने हमारे दरवाजे पे आप मत आइए। इसके बावजूद जब भी वो इंदौर या कहीं जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम उनसे मिलने के लिए उमड़ता है। दिग्विजय सिंह की ये जो मालवा का दौरा है उसके बड़े राजनीतिक मायने भी हैं। और एक और जहां जीतू पटवारी पूरे प्रदेश में न्याय यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह भी अपने तय कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश एक बार फिर से कर रहे हैं। कमलनाथ युग के अवसान के बाद दिग्विजय सिंह की ये जो सक्रियता है वो नए सवाल भी उठा रही है कि क्या कोई जीतू पटवारी की तरफ कोई वो चैलेंज पोज कर रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी का ही इलाका है इंदौर और मालवा। तो क्या दिग्विजय सिंह एक नया फिर से यहाँ पे रणक्षेत्र बना रहे हैं कांग्रेस के लिए, या अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं? तो एक बड़े सवाल हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के आने के बाद, और खासतौर पर जब ये पर्व का माहौल है, त्यौहार का माहौल है, तो राजनीति का जो एक बड़ा शांत तालाब था इंदौर का, उसमें बहुत सारी लहरें आपको दिखाई देंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, दिग्विजय सिंह जी का जाना यानी लहरों का उत्पन्न होना। और अगर कहीं कोई शांत पानी है तो उस शांत पानी में ये समझिए कि दिग्विजय सिंह जी उतर गए तो इतनी तेज लहरें पैदा होती हैं। सबसे पहले तो बीजेपी की उत्सुक निगाहें वो अपने तमाम गोताखोर छोड़ देती है ऐसे तालाब में जहां दिग्विजय सिंह जी तैर रहे होते हैं। जी सिसोदिया साहब, क्या कहेंगे आप? जी, दिग्विजय सिंह जी मालवा में, आपके प्रिय मालवा में, उज्जैन से हैं आप जी। दिग्विजय सिंह जी, जिनको राजा साहब भी बोलते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि हुकुम बहुत देर कर दी आते आते। इस चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव में और 2023 के आम चुनाव में चुन के दिग्विजय सिंह जी के समर्थक कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं मालवा और निमाड़ में। आप देखेंगे कई सारे लंबे नाम है, उन नामों को नहीं लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब जीतू पटवारी जी के हाथ में लोकसभा में जब कमान मिली, तो फिर कैसे फेल हो जीतू पटवारी जी का नेतृत्व मालवा और निमाड़ में, उस दिशा में पूरा प्रयास दिग्विजय सिंह जी के गुट के तमाम नेताओं के द्वारा किया गया। कई सारे लोग हमारे उज्जैन में भी है, कई सारे लोग हमारे साथ आ गए हैं जो दिग्विजय सिंह जी के ऐसे माने जाते थे कि भाई दिग्विजय सिंह जी के बिना तो इनके यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। वो लोग भी सब भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है शरद जी, आप हम सब राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं। और अब वो आ रहे हैं शस्त्र पूजन की आड़ में। तो शस्त्र पूजन तो कर रहे हैं, पर शस्त्र पूजन के बाद में तुष्टीकरण के तहत कब शस्त्र वापस डाल देंगे वो, ये दिग्विजय सिंह जी ही जाने। पर मैं उनको इस बात का जरूर धन्यवाद करता हूं कि आप देर आए दुरुस्त तो नहीं है, पर देर जरूर आए हैं आप। और कितने दिन तक आप शस्त्र पूजा वाली बात करेंगे ये देखना है, क्योंकि बहुत जल्दी आप रंग बदलने में भी माहिर है दिग्विजय सिंह जी। और तुष्टीकरण के तहत कब शस्त्र पूजन वालों का साथ छोड़ के और दूसरी जय जयकार करने लग जाए, बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। और साथ साथ में वह संगत में पंगत की भी बात कर रहे हैं। तो अब संगत किनकी करेंगे, क्योंकि उनकी जो संगत के लोग थे वो तो सब कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा चुके हैं जी। मालवा निमाड़ में आपको बहुत ऐसा असरदायक उनका दौरा ये होने वाला नहीं है। प्रयास करें, ये जरूर है कि जीतू पटवारी सरेंडर हो जाएंगे इस दौरे से उनके सामने। चलिए, और उनका प्लान यही है कि जीतू पटवारी कैसे सरेंडर हो ताकि जयवर्धन जी को महत्व मिले। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनके दौरे की खबर से आपका चेहरा दमकने लगा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मसाला मिलेगा जिसका बीजेपी को लगता है कि वो बीजेपी के हक में और कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगी। यही वजह है कि बीजेपी बड़ी उत्साहित हो जाती है। और एक बार तो बीजेपी के एक नेता ने हमसे कहा था कि शुभंकर हैं दिग्विजय सिंह जी तो हमारे लिए, कि जब भी आते हैं एक बड़ा मुद्दा हमें थमा जाते हैं। अब यह अति आत्मविश्वास है या मान्यता है या दिग्विजय सिंह जी को कटघरे में खड़ा करने की बीजेपी की कोशिश है, बीजेपी जाने। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, सब चीज़ें सुनी आपने,
आप भी इंजीनियर हैं, दिग्विजय सिंह जी के साथ लंबा साथ है आपका, आपकी भी इंदौर से डेली कॉलेज से पढ़ाई हुई है। कैसे देखते हैं आप तमाम बातों को जो दिग्विजय सिंह जी को लेकर कही जाती हैं? देखिए शरद जी, पहले तो अब आपने कह ही दिया क्योंकि दिग्विजय सिंह जी भी ओल्ड डेलियन है, दिल्ली कॉलेज से पढ़े हुए हैं, कॉलेज एजुकेशन भी हुई है और गुना का कुछ हिस्सा भी मालवा में आता है। आप जब स्टडी करते हैं मालवा को तो 12 जिलों को मिला के मालवा आता है, जिसमें गुना का कुछ हिस्सा सीहोर का और फिर मंदसौर नीमच तक पूरा जो इलाका है वो मालवा में आता है। तो ये तो वैसे भी दिग्विजय सिंह जी का अपनी कार्यक्षेत्र रहा है और फिर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते, लगातार 10 साल मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश की एक एक डग उन्होंने नापी हुई है। तो हम ये कहेंगे ये क्षेत्र में जा रहे हैं या उस क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश, और वो जो देश के नेता है तो पूरा देश ही है, लेकिन मध्य प्रदेश जो कि उनका अपना प्रदेश है तो वो एक एक जगह से वो जानते हैं। तो हम ये कहें कि मालवा का दौरा हो रहा है तो ठीक है, राजनीतिक रूप से कहना अपनी जगह ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी को हम समझते हैं और आप सब भी समझते हैं और बखूबी जितने भी पत्रकार साथी हैं और चैनल्स हैं और विपक्ष और विपक्ष सब लोग, उनका एक काम करने का तरीका है और आज भी इस उम्र में जिस कर्मठता से वो काम करते हैं और एक विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं कि जो 24 घंटे राजनीति में कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, छोटे से छोटे कार्यक्रम में। अब आपने कहा नहीं, कल भोपाल में, कल परसों झांकियों तक में गए, भोपाल में 3 झांकियों में उनका कार्यक्रम था जाने का। तो जहां जब मौका मिलता है वो हर कार्यक्रम में जाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि राजपाल जी जरूर कुछ बात उस तरह की करेंगे जो कि है स्वाभाविक सी बात है, लेकिन शायद राजपाल जी जानते होंगे लेकिन कह नहीं पा रहे होंगे कि संत पीपाजी महाराज के वंशज हैं, जिनकी एक श्रद्धा मालवा में हम सब लोग जिनको बहुत मानते और पूछते हैं। राघोजी महाराज उनका स्थान उनके किले में, उनके घर में है। नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, हम उनको उन सब एकादशी का वो व्रत हमेशा से रखते आ रहे, गोवर्धन पूजा वो हमेशा, ऐसे कई है, विट्टन जी का। तो ये हम सब लगाएंगे तो हम तुष्टिकरण की जहां बात कर देंगे तो बेमानी हो जाएगी। पहले दिग्विजय सिंह जी बन के तो देखें, एक धर्म को मानना, धर्म को अपनाना, वो क्रियाकलापों को करना और मुंह से बोलना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिग्विजय सिंह जी जीते हैं। खैर, वो आरोप लगाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह के, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है शरद जी, मुझे लगता है 2-3 घंटे का भी रखता तो कम होता है, क्योंकि मालवा और फिर दिग्विजय सिंह जी अपने आप में बहुत बड़ी बातें जिनके लिए की जा सकती, करी जा सकती। एक बड़ी छोटी सी बात, दिग्विजय सिंह जी एक वो व्यक्ति जिन्होंने कई लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया है, सिखाया है और सब चीजें की हैं। आज उनका जाना, उनको हमेशा चैलेंज स्वीकार करने की आदत रही है। आप ना भूलें कि पिछली बार उन्होंने कहा कि जो 66 कांग्रेस के आला कमान से कहा, जो कि लगातार 6 बार हारी हुई सीटें, उन पर मैं काम करना पसंद करूंगा। निश्चित रूप से मालवा हमारा कमजोर है, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। 66-68 सीटें जो आती हैं उसमें बमुश्किल हमारी गिनतियों की सीटें हैं। अगर हम धार को या झाबुआ को उसमें से हटा दें तो हमारे गिनती के उसमें विधायक है। निश्चित रूप से हमें काम करने की आवश्यकता है और दिग्विजय सिंह जी जैसे एक व्यक्ति वहां पहुंचेंगे, नई ऊर्जा आएगी, कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा, सीखने को मिलेगा और जो विपक्ष की हम भूमिका निभा रहे हैं और धारदार तरीके से निभा पाएंगे। हर्षवर्धन जी, एक आरोप जो दिग्विजय सिंह जी पर बड़ी आसानी से मढ़ दिया जाता है वो रहता है कि बेटे को प्रमोट करना। आप उनके जो बेटे हैं जयवर्धन जी, वो कोई नए नवेले राजनेता नहीं हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और 1 से अधिक टर्म के विधायक हैं वो। तो इन परिस्थितियों में ये आरोप कहाँ खड़ा होता है, कहाँ ठहरता है, और क्या सही मायनों में अगर कोशिश भी करे तो कोई पिता क्या वास्तव में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्रिकेटर हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, क्या वो अपने बेटे को एस्टैब्लिश कर सकता है? देखिए, राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, लेकिन अभी जो उनका दौरा है वो सीधे तौर पे तो कोई बेटे को प्रमोट करने की कवायद नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके बेटे उनके साथ नहीं होंगे। हाँ, जीतू पटवारी की जो लीडरशिप है उस पर क्या वो एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल पॉलिटिकल क्लियर में हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मालवा की बात है, मालवा शरद जी, भाजपा हो, संघ हो या कांग्रेस हो, सबकी एक प्रयोगशाला रहा है। कोई भी नया विचार फ्लोट करना हो तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज इसको चुनती है। इंदौर जिस शहर में वो आएंगे, उनका दौरा होगा, इंदौर को जो अलग अलग कंपनीज हैं अपने नए ब्रांड को मार्केट में उतारती हैं और एक अलग अलग जो ग्राहक वर्ग है उनका भी एक अंदाज़ा लेती हैं। तो इंदौर भी एक बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है और इस लिहाज से देखा जाए तो उनके दौरे से अभी जो कांग्रेस काफ़ी संघर्ष जूझ रही है, लोकसभा में इनकी एक भी सीट नहीं आई, विधानसभा चुनाव हार गए, तो ये संघर्ष का समय है कांग्रेस के लिए। तो अगर यहाँ पे उनका दौरा होता है
तो कांग्रेस को कहीं न कहीं बल मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो जीतू पटवारी के गृह क्षेत्र में आके उनके सामने कोई चैलेंज पोज कर रहे हैं क्या? हालांकि हम ये भी देखते हैं कि पूरे प्रदेश में वो घूमते रहते हैं, लेकिन हाल का मैं आपको वाकया सुनाऊं कि जब किसान न्याय यात्रा निकाली गई, जीतू पटवारी भी थे और दिग्विजय सिंह भी थे, तो एक ही ट्रैक्टर पे दिग्विजय सिंह बैठे थे और जीतू पटवारी बैठे थे। लेकिन जीतू पटवारी के सामने उन्होंने मीडिया को अलग से बाइट देना नागवार समझा और उन्होंने हमेशा पटवारी को ही आगे किया अध्यक्ष के नाते कि पटवारी जी अध्यक्ष हैं, इनकी आप बाइट ले लीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो दोनों नेताओं की जुगलबंदी में एक प्रोटोकॉल का भी वो पालन करते दिखाई दिए कि अध्यक्ष को वरीयता दे रहे हैं। तो एक उनके मन में ये बात भी आती है कि अध्यक्ष अगर हैं पार्टी के प्रदेश के तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होना नहीं चाहते। तो ये दोनों ही चीजें हैं, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। शरद जी बिल्कुल हर्षवर्धन जी, और एक बड़ा दुर्भाग्य ये भी है, दिग्विजय सिंह जी ने अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि हम राजनेताओं की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है, इसीलिए हमारी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते। मैं भी सोचता हूं कि एक व्यक्ति जो अपने राजनीतिक करियर के अंतिम चरण में के भी अंतिम चरण में है, अभी भी हम बात कर रहे हैं कि वो ऐसा कर लेंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष को डाउन कर देंगे, वो अपने बेटे को प्रमोट कर देंगे। ये वाकई राजनेताओं के साथ कई बार मुझे अन्याय लगता है, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। लेकिन ये बात सही है कि राजनेताओं की छवि भी कई बार, जैसे कई और प्रोफेशन है, मुझे कहने में संकोच नहीं कि पत्रकारिता पर भी कई बार बातें उठती हैं, और भी जो डिग्निफाइड प्रोफेशन है उन पर भी इन्होंने अपनी गरिमा को कम किया है या लोगों के मन में क्यों संदेह है, ये एक अलग बात है। सिसोदिया साहब, आप किस तरह देखते हैं? आपकी प्रसन्नता तो बता रही है कि कुछ मुद्दे मिलेंगे, कुछ वार करने का अवसर मिलेगा, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन जी, कांग्रेस पीछे छूट गई, दिग्विजय सिंह आगे निकल गए। किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? क्या एक वार प्रतिवार इसका एक बड़ा सिलसिला शुरू होने वाला है मालवा से? दिग्विजय सिंह जी जब आते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो आप हम सब जानते हैं कि वो कई सारे विषय छोड़ देते हैं, कई सारे मुद्दे छोड़ के चले जाते हैं, और कई बार तो वो सेल्फ गोल करने का काम भी करते हैं, और ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, क्योंकि इतना मैच्योर्ड पर्सन जो है इस प्रकार से फाउल कर दे या गोल कर दे, ये बात समझ में नहीं आती है। परंतु कई बार हम ये देखते हैं कि उनके व्यवहार से, उनके बोलने से, उनके बयान से इस प्रकार के मुद्दे पैदा हो जाते हैं। और अभी आदरणीय शैलेंद्र जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी व्यक्तिगत जीवन उनका बता रहे थे, और राघोजी महाराज से लेकर नर्मदा जी, मैं मानता हूं, क्योंकि सामाजिक हिसाब से भी कई बार मेरा भी राघोगढ़ जाना हुआ है, और वहाँ कई सारे राजपूत परिवारों में हमारी रिश्तेदारी अभी हम जाते आते हैं चुनाव के अलावा इधर, तो हम वहाँ देखते हैं कि उनका वो सब धर्म कर्म का वो सब वो निजी है, वो उनकी जागीरदारी के समय की परंपरा है जिनका वो निर्वाह करते हैं, अच्छी बात है। पर उनके राजनीतिक बयानों को अगर हम देखते हैं और उनके द्वारा दिए हुए समय समय पे जिस प्रकार के तुष्टीकरण के बयान है, अगर उनकी एक लंबी फहरिस्त है, उस फहरिस्त को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये कॉन्ट्रोडक्शन है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल उनके बयान आते हैं। ठीक है, उनका व्यक्तिगत जीवन है, उस व्यक्तिगत जीवन में वो राघोजी महाराज की भी पूजा करते हैं, वो यात्रा परिक्रमा करते हैं, 11 का व्रत करते हैं, अपनी जगह है। पर जब जब भी अवसर आता है तब तब वो सनातन को और विशेष करके हिंदू आतंकवाद जैसी बातें करने का जो उन्होंने काम किया है उसको हम भूल नहीं सकते, उसको समाज भूल नहीं सकता, और समाज समय समय पर उसको याद दिलाता है। और जब ये शस्त्र पूजन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी कहीं न कहीं उनका वो दोहरा चरित्र सामने आने की बात होती है, और जब संगत में पंगत की बात करते हैं तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं दूसरी रंगत देखने का काम होता है, और वो होगा। आप हम देखेंगे शरद जी, जब भी उनका दौरा होगा तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की कोई न कोई बात करने का काम होगा। और मालवा की जहां तक बात है, अब मालवा वो मालवा नहीं रहा जो जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय के मालवा में और आज के मालवा में बहुत अंतर है। उस समय मालवा जिस खस्ता हाल में पहुंच गया था, जिस प्रकार से बिजली पानी सड़क की अव्यवस्थाएं हो गई थी, उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन हुआ, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं कह सकता हूं मालवा में विकास की एक नई इबारत लिखने का काम हुआ है। इंदौर सहित उज्जैन और ये तमाम जो हमारे मुख्यालय है, मुझे ये अच्छा लगा, संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, ये अच्छा लगा। तो
सिसोदिया जी अच्छा हमने यहाँ पे विकास किया कि आपने राजनीति से हटकर दिग्विजय सिंह जी के एक अलग पक्ष को भी देखने की कोशिश की, लेकिन आप अपने विचार तत्व पर अडिग रहे। लेकिन आपने ये माना कि ये सब उनकी परंपरा का हिस्सा है जो उनको विरासत में मिला है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कई बार ये बात खम ठोक कर कहते हैं कि वो बिल्कुल एक उतने ही कट्टर शब्द का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि सनातन में कट्टर का कोई अर्थ ही नहीं है, वो उतने ही दृढ़ प्रतिज्ञ सनातनी होने का दावा करते हैं जितना दृढ़ प्रतिज्ञ सनातनी दूसरे हिंदू या इस धर्म के अनुयायी अपनी बात कहते हैं। आपने इसको स्वीकारा और ये अच्छी बात है कि, लेकिन आपने ये भी कहा कि ये उनकी परंपरा का हिस्सा है और हिंदू आतंकवाद और इस भगवा आतंकवाद जैसे शब्द कई बार विरोधाभास पैदा करते हैं। शैलेंद्र जी, ये बात तो सही है कि दिग्विजय सिंह जी का पूजा अनुष्ठान राघोगढ़ जो भी गया है, ये मौका मिलता है वहाँ जाने पर देखते हैं कि करीब छोटे बड़े मेरे ख्याल से 200 के आसपास मंदिर हैं और जो भी दोनों प्रतिनिधि रहते हैं वो पूजा पाठ और जलार्पण की पूरी प्रक्रिया वहाँ करते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, जयवर्धन जी हों या परिवार का कोई और व्यक्ति हो। लेकिन फिर आ जाता है भगवा आतंकवाद, फिर आ जाता है हिंदू आतंकवाद, फिर सनातन की परंपरा आ जाती है, फिर बाटला कांड आ जाता है, फिर आजमगढ़ आ जाता है और दिग्विजय सिंह जी की छवि ऐसी गड़बड़ होने लगती है कि वो समझ नहीं आता कि वो किसके साथ खड़े हैं, सनातन के साथ या फिर क्योंकि कई बार ओसामा जी शब्द निकल जाता है, जाकिर खान को लेकर भी कंफ्यूजन पैदा होता है। जी देखिए, दो बातें आपने कही हैं और एक बात मैं अपनी तौर पे जो अभी डिबेट में निकल कर आई वो कहना चाहूँगा। पहली तो जो आपके प्रश्न का उत्तर दे लूँ, फिर जो पुरानी बात है वो। पहली बात तो ये कि दिग्विजय सिंह जी एक साहसी व्यक्ति हैं और वो कहते हैं कि जो मुझे सही लगता मैं बोलता हूँ, और हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं। मैं यहाँ मतलब आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी में जहां भी जिसने बहुत अच्छा काम करने का आगे लीडरशिप की क्वालिटी जिसमें रही है उसके ऊपर विशेष तौर पे फोकस करके उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, चाहे वो राहुल गांधी जी की क्यों ना हो। पूरे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाकर और उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया। और मध्य प्रदेश में उन्हें लगता था कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा कोई नेतृत्व नहीं, कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं जो एक एक गांव में, एक एक जिले में, एक एक तहसील में जानता, तो उनकी भी छवि बिगाड़ने का हमेशा प्रयास किया। हर बात को तोड़ मरोड़ कर उसको एक अलग एंगल से दिखाने का प्रयास कहीं न कहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी टैक्टिस हो सकती है और राजनीति में हम उसको नाजायज तो कह नहीं सकते क्योंकि ये तो शाम दाम धन भेंट सब चलता है, तो वो उस तरीके से उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उनका व्यक्तित्व बड़ा साफ सुथरा और बड़ा सदा हुआ और हर चीज को स्पष्टवादी गांधीवादी व्यक्ति हैं, गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति हैं और वो बात हम कहीं भी नहीं नकार सकते। रही बात इसके पहले जीतू पटवारी जी और जयवर्धन सिंह जी की, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ी थी। जीतू पटवारी जी कौन है? वो भी तो दिग्विजय सिंह जी ने अपने आप में उनको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई युवा कांग्रेस के समय से लेकर आज तक। हम ये क्यों भूल जाते हैं? दूसरी बात, हम बात करते हैं प्रमोट करने की, तो जो लायक होगा तो उसको प्रमोशन की उतनी आवश्यकता नहीं होती। जयवर्धन सिंह जी का अपना स्वभाव है, अपना नेचर है। राजपाल जी भी उसको कहने में कहीं नहीं सोचाएंगे, जिस तरीके से आपसे हमसे सब चीज़ों से एक पब्लिक डोमेन में उनकी इमेज है, तो उनमें कोई वो आवश्यकता नहीं है कि कोई उनको उस तरीके से करे। रही बात कि किसी को जाकर क्या करना, तो अगर हम चैलेंज करते हैं किसी को राजनीतिक रूप से, हम माने कि नहीं दिग्विजय सिंह जी तो चैलेंज करने ही जा ही रहे हैं, तो फिर दिल्ली है उसके लिए, फील्ड नहीं है चैलेंज करने के लिए। क्योंकि अगर निर्णय कुछ होना है, कुछ उस तरीके की होना है, तो वो जाके दिल्ली में नेतृत्व को बताएंगे कि साहब नहीं जीतू पटवारी जी आज काम ठीक नहीं कर रहे हैं या उस तरीके नहीं कर रहे हैं। जमीन पे जाके तो कांग्रेस को ही मजबूत करेंगे ना, इस बात को क्यों हम भूल रहे हैं? तो जमीन पे कोई अगर जाता है तो तकलीफ इस बात की कहीं ना कहीं हो सकती है राजपाल जी को कि नहीं दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति आकर अगर मालवा की बागडोर संभालने की बात करते हैं या मालवा में अपना ज्यादा समय देंगे, तो निश्चित रूप से जो मालवा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। लेकिन जो बात हर्षवर्धन जी ने कही शैलेंद्र जी की, जब मालवा में आपका ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष आप ही के शब्दों में जीतू पटवारी जी ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मीडिया को या समीक्षकों को ये मौका क्यों दे रहे हैं? आपकी एक ही जगह में दो दिग्गज नेता, आपकी एक युवा और एक वरिष्ठतम। मैं आप ही ने कहा ना अभी राजपाल, अभी इसके पहले कि हर्षवर्धन जी ने कहा था कि जब बाइट हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आप स्टेटमेंट देखें, उनकी बात देखें और उस तरीके से देखें। कार्यक्रम में जब वो गए तो जीतू पटवारी जी नहीं इंदौर का में साथ लेके गए ना, तो एक आपसी जो सामंजस्य बराबर है। मैं एक जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं कि हर बात में विचार विमर्श करके बातचीत होकर, और सब दिग्विजय सिंह जी से नहीं,
तमाम बड़े नेताओं से, इवन कमलनाथ जी से भी चलिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बात करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, और वो जिस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सबको उनकी आवश्यकता है। और दिग्विजय सिंह जी अगर ये काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हर्षवर्धन होगी। जी कम वक्त है मेरे पास, बोल लीजिए राजपाल जी जल्दी से 10 सेकंड। मैं ये कह रहा था कि अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि दिल्ली जाके बताएंगे। सुनने में चर्चा ये आ रही कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को दिल्ली विशेष करके राहुल गांधी जी सुन नहीं रहे, महत्व नहीं दे रहे, इसलिए वो इंदौर से फिर वहां पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया राजपाल जी, क्या बात करी वाह, आपने। बढ़िया बढ़िया चुटकी ली है आपने जी। हर्षवर्धन जी बहुत कम वक्त है मेरे पास। अभी कुछ दिनों पहले प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़े थे बंसल न्यूज के साथ। उन्होंने कहा बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ दिग्विजय सिंह जी के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा तब तक मैं मैदान में नहीं रहूंगा। जब कोई नहीं था तो उन्होंने चुनाव लड़ने की मंशा, फॉर्म मंगवा लिया, सारी तैयारियां हो गई, तो पता चला कि मामला ही गड़बड़ हो गया। क्या उनकी प्रतिभा दिल्ली में भी खौफ पैदा करती है? क्या इस तरह का भी कोई समीकरण है, जैसा राजपाल जी कह रहे हैं कि आप न दिल्ली न मध्य प्रदेश, कहीं त्रिशंकु रहो आप तो? देखिए, वो हमेशा कहते हैं कि मैं तो बीजेपी का पंचिंग बैग हूं। जिस तरीके से मुक्केबाज प्रैक्टिस करता है और एक वो बैग को अपना प्रतिद्वंदी मान के उसको वार करता है, वैसा बीजेपी के लिए मैं हूं। जी पंचिंग बैग हूं। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया साहब कि वो दिल्ली में भी जो अब समीकरण पहले की तरह उनके थे वो अब दिखाई नहीं देते। राहुल गांधी के शुरुआती दौर में चलिए हर्षवर्धन जी मार्गदर्शक के रूप में वो रहे, लेकिन आपने ये कह के सब कुछ कह दिया कि पंचिंग बैग हैं और एक बाध्यता भी है हमारी, इसलिए मैं बातचीत को यही विराम दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का।